यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की तरंगें होती है जो किसी माध्यम में संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये संपीड़न और विरलन किसी दूसरी परिसीमा पर आपतित होते हैं, तो किस प्रकार से ये परावर्तित होंगे इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन यानी अनुदैर्घ्य तरंगों का परावर्तन, अनुप्रस्थ तरंगें जो कि डोरी में उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन के अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन के ठीक विपरीत होता है। यानी जैसा अनुप्रस्थ तरंगों में होता था उसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होगा। कैसे उल्टा, मतलब कैसे? देखिए, एक पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि जब कोई ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्घ्य प्रकृति की तरंग किसी दृढ़ सिरे या बंद सिरे पर जाके टकराती है, जैसे अपन ने ध्वनि तरंगें जैसे अपन ने कहाँ देखी, जैसे अपन कोई जैसे मैंने यहाँ पे ध्वनि तरंग उत्पन्न की और इस दीवार पे जाके टकराई ध्वनि तरंग, या मैं कहूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी ध्वनि तरंग बोर्ड पे जाके टकरा रही है, तो ये बोर्ड एक दृढ़ सिरा हुआ। तो दृढ़ सिरा हुआ तो मेरा जो संपीड़न जाके वहां यानी ध्वनि का जो संपीड़न है वो संपीड़न जाके वहां टकराएगा और पार्टिकल है वो ऐसे संपीड़ित होंगे और वो संपीड़न ही वहां से परावर्तित होगा। संपीड़न क्या होता है? पार्टिकल्स का दबना, और वो दबे हुए पार्टिकल्स ही वहां से वापस परावर्तित होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी दृढ़ सिरे से ध्वनि तरंग अगर टकराती है या बंद सिरे से जाके टकराती है, आपतित होती है, तो विपरीत समान कला में वापस परावर्तित होती है। यानी संपीड़न एक संपीड़न के रूप में और विरलन एक विरलन के रूप में। अगर इस दीवार पे संपीड़न टकराया तो संपीड़न ही परावर्तित होगा और विरलन टकराया तो विरलन ही प्राप्त होगा। समझ में आ गई? तो ये होता है समान कला में परावर्तन। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगों में हम लोगों ने देखा कि अगर वहां क्रस्ट जाके टकराता था तो गर्त बन के लौटता था, और गर्त जाके टकराता था तो क्रस्ट बन के लौटता था। जैसे मान लो ऊपर की तरफ तरंग स्पंद जाके वहां टकराई तो नीचे की तरफ तरंग स्पंद बन के वहां से लौटता था। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लेकिन जब कोई ध्वनि तरंग किसी खुले सिरे, जैसे मैं यहां से बोलूं और खुली हुई खिड़की पे अगर मेरी ध्वनि टकराए, तो जैसे यहां पे आप समझ लें कि यहां खिड़की खुली है और यहां पे मैं बोला और खिड़की के उस तरफ पूरा वायुमंडल है, यहां पे मैं रूम के अंदर हूं मान लो, तो मेरा जैसे ही संपीड़न वहां गया तो ऐसा समझ लें कि कमरे के अंदर वायु दाब ज्यादा है और कमरे के बाद बाहर की तरफ वायु दाब क्या है? कम है। तो संपीड़न यहां गया और उस साइड में क्या था? वायु दाब कम, तो वो सारे संपीड़न वाले पार्टिकल्स ऐसे फैल जाएंगे और वो सारे वायु के पार्टिकल्स फैल जाएंगे, तो उस जगह जहां संपीड़न आपतित हुआ वहां क्या बन जाएगा? विरलन बन जाएगा। तो जैसे ही खुली खिड़की के ऊपर ध्वनि तरंग का संपीड़न टकराया तो वहां विरलन उत्पन्न हुआ और विरलन वापस परावर्तित हुआ। तो आपतित होती है तो तरंग विपरीत कला में पुनः परावर्तित होती है और संपीड़न एक विरलन के रूप में और विरलन एक संपीड़न के रूप में वहां से परावर्तित होगा। तो अगर अनुप्रस्थ तरंगों में हम लोग कहें कि अगर क्रस्ट एक गर्त के रूप में और गर्त एक क्रस्ट के रूप में अगर वापस आए तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला विपरीत कला में परावर्तन था। सरंग गर्त बन के लौटे और गर्त सरंग बन के लौटे तो वो विपरीत कला में हुआ था। लेकिन यहां हम कहेंगे कि संपीड़न का संपीड़न लौटे और विरलन का विरलन लौटे तो समान कला में हुआ, और संपीड़न का विरलन बने और विरलन का संपीड़न बने तो वो विपरीत कला में हुआ। तो हम लोगों ने वहां देखा डोरी जब दृढ़ आधार से बंधी हुई होती थी तो सरंग जाके टकराता था तो गर्त बन के लौटता था, और गर्त जाके टकराता था तो सरंग बन के लौटता था। जबकि यहां अगर ध्वनि तरंग दृढ़ सिरे से जाके टकराती है तो संपीड़न का संपीड़न लौटेगा और विरलन का विरलन लौटेगा। जबकि डोरी अगर खुले सिरे से टकराती थी तो सरंग का वापस सरंग लौटता था, जबकि गर्त का वापस गर्त लौटता था। जबकि यहां अगर ध्वनि तरंग खुली खिड़की खुले गेट से जाके टकराती है तो आउटसाइड वायुमंडलीय दाब कम है और अंदर की तरफ दाब ज्यादा है, तो वो संपीड़न जैसे ही वहां गया वहां फैल जाएगा और वहां विरलन जनरेट होगा। यानी खुले सिरे पर संपीड़न एक विरलन के रूप में जबकि विरलन एक संपीड़न के रूप में वापस लौटता है। तो ठीक है, ये चीज बेसिक परावर्तन के बारे में आप नोट करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गन पाइप के बारे में। ऑर्गन पाइप एक वायु स्तंभ नलिका है, एक नली है जिसके अंदर वायु स्तंभ होगा। ठीक है, और उस नली के अंदर फूंक मार करके हम लोग ध्वनि तरंगें जनरेट कर सकते हैं। क्लियर?
तो ऑर्गन पाइप दो प्रकार का होता है, एक बंद ऑर्गन पाइप और दूसरा खुला ऑर्गन पाइप। बंद ऑर्गन पाइप जिसका एक सिरा बंद होगा, बंद ऑर्गन पाइप का एक सिरा बंद होगा, ठीक है। और खुला ऑर्गन पाइप जिसके दोनों सिरे खुले हैं, दोनों सिरे खुले होंगे, ठीक है। बंद ऑर्गन पाइप का अगर मैं उदाहरण देखूं, जिसका एक सिरा बंद है, एक सिरा खुला है और उसमें फूंक मारने पर ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है या आवाज सुनाई देती है, तो वो आप समझ लें कि ये एक पेन का ढक्कन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल पेन का ढक्कन। पेन के ढक्कन का एक सिरा बंद होता है, एक सिरा खुला होता है, और आप एक साइड से खुले सिरे से फूंक मारते हो तो बंद सिरे से टकरा करके ध्वनि तरंग परावर्तित होती है और आपकी तरंग के साथ अध्यारोपित होकर के अप्रगामी तरंग का निर्माण करती है, वो साउंड के रूप में आपको सुनाई देती है बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही खुले सिरे की बात करूं, जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं, दोनों तरफ आर पार खुली होती है और उसके एक साइड से फूंक मारने पर दूसरी साइड से फूंक पार होती है और आवाज सुनाई देती है, वो है बांसुरी। तो खुला ऑर्गन पाइप एक बेस्ट एग्जाम्पल है बांसुरी, जिसके दोनों साइड से सिरे खुले होते हैं और एक सिरे से फूंक मारने पर दूसरे सिरे से वो ध्वनि तरंग बाहर निकलती है, वो अनुदैर्घ्य तरंग बाहर निकलती है, लेकिन हमें अप्रगामी तरंग के रूप में वहां साउंड सुनाई देता है। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंगें, उनकी इक्वेशन क्या होगी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे पास जैसे मान लो एक ध्वनि तरंग है जिसकी दाब समीकरण है, दाब समीकरण P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये धनात्मक एक्स अक्ष की ओर संचरित हो रही है, ये एक इक्वेशन हुई। अब ये मान लो इस ऑर्गन पाइप के किसी, जैसे ये कोई ऑर्गन पाइप है, ये तरंग यहां से संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती हुई उस सिरे पे जाके टकराई, टकराने के बाद में वापस आएगी, तो वापस आने वाली तरंग P2 दैट इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, विपरीत दिशा में आ रही है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ आ रही है, तो प्लस के एक्स हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे ये खुला सिरा है तो विपरीत कला में वापस आएगी, और अगर ये बंद सिरा है तो समान कला में वापस आएगी। ये समान कला में वापस आने का मतलब यहाँ पे फाई 0 ऐड हुआ है, यहाँ 180 या मतलब 0 या 2 पाई या 4 पाई ऐसे, ठीक है। और अगर विपरीत कला में वापस आएगी तो यहाँ पे पाई का कलांतर जनरेट होगा, तो वो प्लस पाई हो जाता अगर विपरीत कला में आती तो, ठीक है। और ये आपकी तरंग और परावर्तित तरंग आपस में अध्यारोपित होगी, और अध्यारोपित होने से दोनों समान आवृत्ति की दो कला संबंध तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग का जनरेशन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर अपन अध्यारोपण करवाएं तो इनका अध्यारोपण परिणामी तरंग P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये दाब तरंग है। P1 की समीकरण ये रही और P2 की समीकरण ये रही, तो दोनों समीकरण अगर अपन यहाँ नोट करें तो यहाँ से P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वाली हो जाएगी P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इनको अगर अपन यहाँ से आगे सॉल्व करें तो दिस इज P नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, फिर प्लस P नॉट, दूसरे वाले को ऐसे ही खोलें तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये इसको ओपन कर लिया, यहां से आपको पता हो तो P नॉट बाहर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी के एक्स माइनस में और कॉस ओमेगा टी के एक्स प्लस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये पद बिल्कुल एक जैसा है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2P नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये परिणामी तरंग की समीकरण है जो कि अप्रगामी तरंग है, और
इस अप्रगामी तरंग की समीकरण में ये अप्रगामी तरंग का दाब आयाम है, अप्रगामी तरंग का दाब आयाम, जो कि डिपेंड कर रहा है स्थिति पर। इसका मतलब ये अगर पाइप है, ऑर्गन पाइप है, तो ऑर्गन पाइप की x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 मान लो यहां पे है ये पोजीशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर आयाम मैक्सिमम होगा, यानी ये क्या होगा, प्रस्पंद होगा। तो प्रस्पंद यानी यहां पे इतना आयाम होगा, और x इक्वल टू कुछ और जैसे आगे जाएंगे तो निस्पंद आएगा, प्रस्पंद आएगा, निस्पंद आएगा, प्रस्पंद आएगा, मतलब इसमें ऐसे 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 कुछ तरंगे जनरेट होगी। तो ये है यहां से यहां तक ये प्रस्पंद, फिर ये निस्पंद, फिर इस प्रस्पंद, फिर यहाँ निस्पंद, फिर आगे प्रस्पंद आएगा, फिर निस्पंद आएगा। तो इस प्रकार से किसी पाइप के अंदर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, और ये इस अप्रगामी तरंग की समीकरण हो जाएगी। देखिए, ऑर्गन पाइप का खुला सिरा हमेशा प्रस्पंद की भांति व्यवहार करता है, जबकि बंद सिरा हमेशा निस्पंद रहेगा। देखिए, प्रस्पंद की अगर मैं बात करूं, प्रस्पंद की, तो प्रस्पंद वो स्थिति है जहां माध्यम का कण अधिकतम विस्थापन में होगा। अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो तरंग संचरण के लंबवत अधिकतम विस्थापन, और अगर अनुदैर्घ्य तरंग है तो तरंग संचरण के अनुदिश अधिकतम विस्थापन होगा। ठीक है, तो खुले सिरे पर पर्याप्त जगह होती है पार्टिकल्स के मैक्सिमम विस्थापन के लिए। तो खुला सिरा हमेशा प्रस्पंद की भांति व्यवहार करेगा, जबकि बंद सिरा निस्पंद की भांति। तो निस्पंद वो जगह होती है, निस्पंद यानी नोड वो पोजीशन होती है जहां माध्यम के कण का जो आयाम है, आयाम वो 0 होता है, यानी उस जगह से माध्यम का पार्टिकल हिलता ही नहीं है, तो वो है बंद सिरा। तो जैसे यहाँ पे जैसे ऑर्गन पाइप है ऐसे, और ये इसका बंद सिरा है, या मैं ये कहूँ कि ये ऑर्गन पाइप है और ये ऑर्गन पाइप का क्लोज एंड है, बंद सिरा है। तो जो इस सिरे के ऊपर गैस का पार्टिकल टच कर रखा है, इसका इधर से कोई भी ध्वनि तरंग आएगी तो ये वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलेगा ही नहीं, जबकि ये वाला पार्टिकल जैसे इधर से कोई ध्वनि तरंग आएगी तो पूरा बाहर जाएगा, वापस अंदर आ सकता है आराम से। तो इस पार्टिकल का विस्थापन सर्वाधिक होगा, तो ये वाला पार्टिकल होगा प्रस्पंद, इस जगह की स्थिति, और इस जगह की जो स्थिति है जहां का पार्टिकल बिल्कुल हिल ही नहीं रहा वो होगा निस्पंद। तो ऑर्गन पाइप के अंदर हमेशा ध्यान रखें, खुला सिरा हमेशा प्रस्पंद की भांति, जबकि बंद सिरा हमेशा निस्पंद की भांति व्यवहार करेगा। यस, अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की कंपन विधाओं के बारे में, कि यानी एक ऑर्गन पाइप के अंदर जो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो रही है उनकी कौन कौन सी आवृत्तियां होती है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करें मूल स्वर की, या जिसको मूल विधा कहेंगे। तो मेरे पास, अच्छा, खुले ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर रहे हैं अभी अपन, तो सेकंड केस में हम लोग लेंगे बंद ऑर्गन पाइप। तो खुला ऑर्गन पाइप जिसमें केस फर्स्ट में उसका मूल स्वर डिस्कस कर रहे हैं। तो खुला ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप है जिसकी लंबाई L है, और इस L लंबाई के पाइप के दोनों एंड खुले हैं। तो हमें पता है कि जो एंड खुले सिरे हैं वो हमेशा क्या होंगे, एंटी नोड होंगे, यानी हमेशा प्रस्पंद होंगे। और ये प्रस्पंद है और ये प्रस्पंद है, और मुझे चाहिए एक न्यूनतम आवृत्ति की तरंग इसके अंदर। तो न्यूनतम आवृत्ति की तरंग के लिए ये जो लंबाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अगर प्रस्पंद है और ये प्रस्पंद है तो बीच में कम से कम एक निस्पंद होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ एक निस्पंद है तो मिडिल पॉइंट पे ये निस्पंद हो गया। तो यहां से जो ये तरंग बनी वो तरंग कुछ इस प्रकार से बनी, ये इस ऑर्गन पाइप के अंदर सबसे बड़ी अप्रगामी तरंग बनी। सबसे बड़ी अप्रगामी मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की अप्रगामी तरंग बनी, और इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की बन नहीं सकती, क्योंकि ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है, क्योंकि खुले सिरे हमेशा एंटी नोड होते हैं। यानी ये दूरी ज्यादा से ज्यादा, ये दूरी λ/2 हो सकती है इस तरंग के लिए, यानी ये λ/2 दूरी है, और इसमें ये लंबी से लंबी तरंग ये बनी, तो इसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी।
ठीक है, तो हमें पता है ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, तो इसके बीच की ये जो लंबाई है वो λ/2 है, और λ/2 पूरे पाइप की लंबाई L के बराबर है, तो यहाँ से जो लैम्डा आया वो 2L के बराबर आया। ये इस तरंग का तरंग दे रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरंग का अगर तरंग दे रहे हैं, तो अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो इस तरंग की जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति होगी ν1 दैट इज इक्वल टू v/λ, और यहां से ये जो ν1 आएगी v इस ध्वनि में इस वायु में ध्वनि की चाल होगी, दैट इज v/λ की जगह 2L। ये अप्रगामी तरंग में उत्पन्न, ये खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की मूल आवृत्ति, या इसको प्रथम गुणा आवृत्ति, या इसको मूल स्वर कहा जाएगा। दिस इज मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको कहेंगे मूल स्वर, या इसको कहेंगे प्रथम गुणा आवृत्ति। क्लियर? ये बात हुई फर्स्ट इस ऑर्गन पाइप के बारे में। अब हम लोग इसकी बात करें सेकंड, दूसरे नंबर पर। ये प्रथम गुणावृत्ति थी, तो अब अगली जो गुणावृत्ति उत्पन्न होगी, या जस्ट इससे ऊपर वाला जो स्वर उत्पन्न होगा उसको कहेंगे प्रथम अधिस्वर। ये जैसे मूल स्वर था, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम अधिस्वर। हम लोगों ने डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों के बारे में डिस्कस किया था। वहां हमने देखा था कि मूल स्वर के बाद में प्रथम अधिस्वर आता है, और वो प्रथम अधिस्वर हो सकता है द्वितीय गुणावर्ती भी हो और हो सकता है तृतीय गुणावर्ती भी हो। तो उसके बारे में, यानी इस आवृत्ति की दुगुनी भी हो सकती है, तीन गुणी भी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है। लेकिन मूल स्वर के जस्ट बाद वाला जो स्वर होगा उसको हम लोग प्रथम अधिस्वर, यानी जस्ट फर्स्ट एक ज्यादा वाला स्वर है, ठीक है। तो इसमें वापस वही खुला ऑर्गन पाइप है, और इस खुले ऑर्गन पाइप के अंदर ये तो हमेशा एंटी नोड, ये हमेशा एंटी नोड, और पिछली बार बीच में एक नोड था। पिछली बार बीच में कितने नोड थे? एक नोड। इस बार कम से कम दो नोड होने चाहिए, तो कम से कम दो नोड होने चाहिए। तो तरंग कैसे बनेगी देखें, तो एक नोड मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक आएगा, ऐसे, ये। तो ये खुले ऑर्गन पाइप के अंदर ये लंबाई पूरी पाइप की L, और इस L लंबाई के अंदर ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, और ये एक नोड और ये दूसरा नोड। तो पिछली बार एक नोड, तो इस बार कम से कम दो नोड। तो ये अगर ये दो नोड है क्रमागत, तो इनके बीच में ये फिर से एक एंटी नोड है ही। अब मुझे पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी λ/2, क्योंकि दो क्रमागत नोड एंटी नोड्स के बीच की दूरी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगेन λ/2। तो ये जो टोटल जो दूरी है वो है लैम्डा। तो लैम्डा बराबर L। इस बार कितना आया? लैम्डा बराबर L। तो आवृत्ति कितनी आएगी इसमें? तो इस बार आवृत्ति आएगी, आवृत्ति V, ये ν1 थी, तो ये ν2 दैट इज इक्वल टू V/λ, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? L। तो दिस इज इक्वल टू V/L। अच्छा, ये जो V/L है वो इसको दो गुना करने से आई है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो ν1 है ये ν2 है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ν1, और ये 2 टाइम्स ऑफ ν1 है, इसलिए मैं इसको द्वितीय गुणावर्ती कह सकता हूं। अब मैं इसको द्वितीय गुणावर्ती कह सकता हूं। द्वितीय गुणावर्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रथम आवृत्ति की 2 गुणा है, इसलिए ये द्वितीय गुणावर्ती है। अगर 3 गुणा होती तो ये तृतीय गुणावर्ती हो सकती थी। अच्छा, अगला मैं अगर बात करूं नंबर 3, ये प्रथम अधिस्वर था, तो प्रथम अधिस्वर से जस्ट अगला द्वितीय अधिस्वर, द्वितीय अधिस्वर। तो द्वितीय अधिस्वर में हम लोग बात करेंगे, ये जैसे ऑर्गन पाइप है, इस ऑर्गन पाइप में पिछली बार 2 नोड थे,
तो इस बार कम से कम 3 नोड हो, तो हम लोग तरंग बनाते हैं, ये इसको एंटी नोड मानते हुए। ये जैसे एंटी नोड, ये एंटी नोड, और पिछली बार 2 नोड, तो इस बार 1, 2 और कम से कम 3 नोड। तो अगेन ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। तो 2 क्रमागत एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/2। अच्छा, ये टोटल जो लंबाई है वो लंबाई, पाइप की लंबाई L है। तो बता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक λ/2, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक λ/2, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक λ/2, दिस इज 3 λ/2। तो 3 λ/2 इज इक्वल टू L। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3, ये इसका तरंग दैर्घ्य हो गया। अब मैं अगर आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति वो हो जाएगी ν3, दिस इज इक्वल टू V/λ, और यहां से ν3 दिस इज इक्वल टू V/λ की वैल्यू 2L/3, 3 ऊपर जाएगा, दिस इज 3V/2L। आपको पता है V/2L इज व्हाट? V/2L दिस इज ν1। तो ये जो आवृत्ति है वो हो गई ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν1, और ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν1 है। तो पहली आवृत्ति की 3 गुणा है, इसलिए ये तृतीय गुणा आवृत्ति हो गई। ये हो गई तृतीय गुणा आवृत्ति, 3 गुणा है इसलिए तृतीय गुणावर्ती। तो प्रथम गुणावर्ती द्वितीय गुणावर्ती की इसकी जस्ट डबल हुई द्वितीय गुणावर्ती, और तृतीय गुणावर्ती जस्ट इसकी 3 गुणा हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस खुले ऑर्गन पाइप के अंदर पहली गुणावर्ती, दूसरी गुणावर्ती, तीसरी गुणावर्ती, सभी गुणावर्तियां प्राप्त होती है। इसका मतलब सारी सनादियां प्राप्त होती है। क्लियर? तो इसमें अगर मैं यहां पे बात करूं, ν1 अनुपात ν2 अनुपात, इसको आप लास्ट में नोट करेंगे, ν3 दिस इज इक्वल टू 1:2:3 और आगे तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहां हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अतः खुले ऑर्गन पाइप में, खुले ऑर्गन पाइप में सभी सनादियां विद्यमान होती है, सभी सनादियां विद्यमान होती है। सम और विषम सारी सनादियां इसमें उपलब्ध होती है। तो खुले ऑर्गन पाइप में किस प्रकार से अप्रगामी तरंगें निर्मित होती है, उनकी मूल स्वर कैसे निर्मित होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, प्रथम अधिस्वर कैसे निर्मित होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, द्वितीय अधिस्वर कैसे निर्मित होता है, उसकी आवृत्ति कैसे होती है, ये हम लोगों ने तीनों अलग अलग ऐसे अपना द्वितीय अधिस्वर के बाद में अगर मैं तृतीय अधिस्वर की बात करूं तो तृतीय अधिस्वर की जो आवृत्ति प्राप्त होगी वो डेफिनेटली चतुर्थ गुणा आवृत्ति प्राप्त होगी, जस्ट 4 गुणा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खुले ऑर्गन पाइप के अंदर, यानी जो एक ऐसा वायु स्तंभ की नलिका जिसके दोनों एंड खुले होते हैं, उसमें कैसे अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यस, इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की सनादियां। ठीक है, और पहला हम पढ़ रहे हैं मूल स्वर। हमें ये पता है कि खुला सिरा हमेशा एंटी नोड और बंद सिरा हमेशा नोड होगा। तो इसमें बड़ी से बड़ी या लंबी से लंबी जो तरंग बनेगी, उसमें यहाँ से नोड से लेकर के एंटी नोड के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये। ठीक है, पूरे पाइप की जो लंबाई है L, वो पूरी एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में आ गई। और नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी होती है वो हम लोग जानते हैं λ/4 होती है। तो λ/4 इज इक्वल टू L। तो यहां से जो लैम्डा आई वो आई 4L। तो इस अप्रगामी तरंग की जो आवृत्ति हुई है वो आवृत्ति आएगी हमारे पास
न्यू वन दिस इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, और लेमडा की जगह 4l, तो दिस इज इक्वल टू न्यू वन इज इक्वल टू v अपॉन 4l। और ये मूल स्वर, मूल आवृत्ति या प्रथम गुणावर्ती इसको हम लोग कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज मूल स्वर या प्रथम गुणावर्ती। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं। मूल स्वर के बाद में जो भी आएगा वो आएगा प्रथम अधिस्वर। प्रथम अधिस्वर, ध्यान देने वाली बात, प्रथम अधिस्वर को द्वितीय गुणावर्ती कहना गलत है। पिछली बार प्रथम, जैसे ये प्रथम गुणावर्ती है तो जस्ट अगला द्वितीय गुणावर्ती हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां आप देखते हैं कैसे जरूरी नहीं है, वो देखें। ये जैसे वापस बंद ऑर्गन पाइप है, पिछली बार एक नोड और एक एंटी नोड था, एक नोड और एक एंटी नोड। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि कम से कम एक नोड और आए बीच में। तो यहां पे ये तो एंटी नोड है ही, ये एंटी नोड है, और यहां से ऐसे और ऐसे, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये नोड। तो मैंने बोला कम से कम एक नोड और आए। तो आपको पता है ये लंबाई L, पाइप की लंबाई L, ये एंटी नोड से एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 2, और फिर एंटी नोड से नोड के बीच में लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L है। तो यहां से जो लैम्डा आ रहा है वो लैम्डा बराबर आ रहा है 4L बाई 3। लैम्डा बराबर 4L बाई 3 आया, तो जो आवृत्ति आ रही है, आवृत्ति, उसको मैं कहूंगा न्यू टू। न्यू टू इज इक्वल टू V अपॉन L, नहीं V अपॉन लैम्डा। ठीक है, और जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 4L बाई 3, 3 ऊपर जाएगा, तो दिस इज न्यू टू इज इक्वल टू 3V अपॉन 4L। ये बटे में 4L बाई 3, तो 3 ऊपर गया, तो दिस इज 3V अपॉन 2L। दिस इज V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1। ओ, ये देखिए, प्रथम अधिस्वर में द्वितीय गुणावर्ती की बजाय तृतीय गुणावर्ती प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसको प्रथम अधिस्वर, या इसको हम लोग कहेंगे यहां पे तृतीय गुणावर्ती, तृतीय गुणावर्ती, थर्ड हार्मोनिक, तीसरी सनादी। गुणावर्ती को सनादी भी बोलते हैं। तो ये तीसरी सनादी प्राप्त हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड, द्वितीय अधिस्वर की। द्वितीय अधिस्वर, द्वितीय अधिस्वर में देखते हैं कैसे बनेगा। फिर से ये ऑर्गन पाइप, वन एंड इसका क्लोज। ठीक है, पिछली बार 2 नोड थे, इस बार कम से कम 3 नोड होने चाहिए। तो यहां से ऐसे, ये देखो एक नोड, दूसरा नोड और ये तीसरा नोड। ठीक है, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। ठीक है, तो यहां से ये नोड से लेकर के नोड लैम्डा बाई 2, फिर अगला नोड से लेकर के नोड लैम्डा बाई 2, और दिस इज नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, दिस इज 5 लैम्डा बाई 4। और 5 लैम्डा बाई 4 हमारे पास इस पूरे पाइप की लंबाई के बराबर है, इसकी लंबाई L है। तो 5 लैम्डा बाई 4 दिस इज इक्वल टू L। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 5, लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 5 आया। तो अगर मैं यहाँ पे आवृत्ति की बात करूं तो यहाँ जो आवृत्ति आएगी वो आवृत्ति आएगी न्यू 3, थर्ड टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए न्यू 3, दिस इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा, और यहाँ से न्यू 3 V अपॉन लेमडा में लेमडा की वैल्यू पुट करूं तो 5 ऊपर जाएगा, दिस इज 5 V अपॉन 4L। और आपको पता है V अपॉन 4L
V अपॉन 4L, V अपॉन 4L किसके बराबर है, न्यू 1 के बराबर है। तो यहां से जो न्यू 3 है दिस इज 5 न्यू 1 और न्यू 3 इज इक्वल टू 5 न्यू 1 है, तो ये 5वीं गुणा आवृत्ति है इसकी, तो दिस इज पंचम गुणा आवृत्ति। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि पहली गुणावृत्ति v बाई 4L, दूसरी गुणावृत्ति 3 टाइम v बाई 4L और तीसरी गुणावृत्ति 5 टाइम v बाई 4L और अगली होगी 7 टाइम, फिर होगी 9 टाइम। तो यहां से मैं बंद ऑर्गन पाइप के बारे में एक स्पेशल पॉइंट लिख सकता हूं कि बंद ऑर्गन पाइप में, बंद ऑर्गन, ये लास्ट में लिखोगे आप, बंद ऑर्गन पाइप में सिर्फ विषम सनादियां, विषम सनादियां विद्यमान होती है, विद्यमान होती है। तो अगर मैं यहां पे इनकी सनादियों का रेशियो देखूं तो न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 रेशियो आगे जाएगा इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 9, इस प्रकार से इनका रेशियो प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों ने बंद ऑर्गन पाइप में किस प्रकार की अप्रगामी तरंगों की सनादियां प्राप्त होती है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था।